वेलकम टू भारत 24। बहुत संवेदनशील सरकार है आपके। आपके बारे में सुनते हैं कि जब कोई घटना दुर्घटना होती है तो आप ऑन द स्पॉट इमीडिएटली पहुंचते हैं। बहुत अच्छी बात है। अपने लोगों के बीच में खड़ा होना और ऐसे समय में उनके साथ रहना, मैं समझता हूँ कि चूँकि दुख समाप्त तो नहीं होता है, लेकिन उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं उनको एक आत्मबल प्राप्त होता है, एक तरह से संबल प्राप्त होता है, मनोबल बनता है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि चूँकि मैं उन्हीं के बीच का हूँ, उन्हीं के बीच से आया हूँ, तो ऐसे समय में ज़रूर उनके साथ खड़ा रहूँ। वैसे भी आप देवभूमि के सरस्वती पुत्र हैं, पर आप सोचिए कि 1975 में जब गांव में पैदा हुए थे तो कभी सोचा था गांव वालों ने कि ये बालक जो है एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा इस स्टेट का? देखिए, मैंने भी कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। मैं एक सैनिक का बेटा हूँ और बहुत सीमांत क्षेत्र में पैदा हुआ। पिथौरागढ़ का दूरस्थ गांव है, कनालीछिना ब्लॉक है, और चूँकि बचपन से इन सब चीज़ों को देखा है, माँ को खेत में घास लाते हुए देखा है, उसके बाद घर का काम काज करते हुए देखा है, पिताजी को सेना में देखा है। जब हम छोटे छोटे थे, बड़ा मन होता था कि उनकी गोद में बैठें, उनके साथ जो है बात करें, लेकिन कभी भी जो है ऐसा अवसर बचपन में हम लोगों को मिला नहीं। इस नाते ये सब चीज़ें बहुत नज़दीक से महसूस भी की, और हमेशा एक बात मन में ज़रूर रहती थी कि ये तो कभी नहीं सोचा कि कुछ बनूंगा कि नहीं बनूंगा, लेकिन ये ज़रूर सोचा था कि कुछ करूंगा। तो मेरी पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि मैं सेवा करूं देवभूमि की। तो मैंने प्रयास किया है कि अपना प्रत्येक क्षण देवभूमि को समर्पित करूं, यहाँ के लोगों के लिए लगाऊं। तो सेना में जाने का मन नहीं हुआ तो घर वालों ने नहीं कहा? नहीं, सेना में मैं जाना चाहता था, उसके लिए मैंने बहुत तैयारी करी थी, लेकिन परिवार में चूंकि ऐसी स्थिति बनी कि मेरे पिताजी ने जो है मुझे रोक लिया, क्योंकि वो स्वयं लंबी सेवा उन्होंने सेना में की थी, घर के उत्तरदायित्व थे, इसलिए सेना में डायरेक्ट तो नहीं जा पाया, लेकिन मेरा मन बहुत था, मैं सेना में भर्ती हूँ। तो एक सैनिक के रूप में चूँकि वैसा योगदान तो नहीं दे पाया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सेना के सैनिक की तरह अपने इस क्षेत्र में योगदान दूँ। तो राजनीति में आने की प्रेरणा किससे मिली, कैसे आना हुआ? नहीं, राजनीति में देखिए कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाऊंगा। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, और लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी मैं प्रशिक्षित स्वयंसेवक रहा हूं। ओटीसी की है, प्रशिक्षण वर्ग किया है मैंने। तो वहां से करते करते पहले छात्र राजनीति में अनेकों दायित्व मिलते गए, विद्यार्थी परिषद के जो दायित्व मिले उस पर करते रहे। उसके बाद उत्तराखंड बना, तो उत्तराखंड में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का मुझे 2 बार इस दायित्व में रहने का अवसर मिला। पूरे उत्तराखंड के अंदर गया, एक एक जगह पर लोगों से मिला। उस समय में चूँकि यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार होती थी, उस सरकार के समय में अनेकों आंदोलन प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए किए थे। उन सब में सहभागिता रही और पार्टी ने काम दिया, और धीरे धीरे अब ये काम मिल गया। तो पहला चुनाव कब लड़ा? मैंने 2012 में पहला चुनाव लड़ा था, और पहले ही चुनाव में चूँकि उस क्षेत्र की जनता ने मुझे अवसर दिया कि मैं उस क्षेत्र का नेतृत्व करूं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं। वो पिछड़ा क्षेत्र था, उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं, अनेकों मुद्दे जो थे उन सभी को उठाया। इस बार तो दूसरों को लड़ाते लड़ाते खुद चुनाव हार गए, तो बुरा लगा होगा उस दिन? नहीं, ये जरूर था कि चूंकि उस क्षेत्र के लोगों ने मुझे लगातार पहले सेवा का अवसर दिया था, और पूरे प्रदेश में चूंकि मुझे स्वयं की चिंता नहीं थी कि मैं चुनाव में मेरा परिणाम व्यक्तिगत क्या होगा। मुझे थोड़ी देर के लिए जरूर लगा कि चूंकि परिणाम सारे सकारात्मक आ गए और मेरा व्यक्तिगत परिणाम ठीक नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में कोई बहुत इस प्रकार का कोई चिंता, कोई निराशा, कोई हताशा जैसा कुछ नहीं था।
क्योंकि मुझे लगा कि मेरी पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा मेरे ऊपर भरोसा किया कि मैं पार्टी को जो है चुनाव में जाते समय मुझे दायित्व दिया था और पार्टी की सरकार आ गई, तो मुझे लगा कि जो काम मुझे दिया था वो काम पूरा हो गया। इसलिए मैंने कतई भी ये चिंता नहीं करी कि अब आगे क्या होगा। लेकिन मैं आभारी हूँ अपने पार्टी नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया। उत्तराखंड की तो देवतुल्य जनता हारने के बावजूद आपको सीएम बनाया, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का इतना आशीर्वाद, भरोसा कैसे पाया? मैंने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि मुझे कोई दायित्व दीजिए, पहले भी नहीं कहा, बाद में चुनाव के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कहा। लेकिन मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, सभी लोगों ने ये मुझे सेवा का अवसर दिया। और जो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से इस चुनाव से पहले जो भी हमने उनसे प्रॉमिस किए थे, वायदे किए थे, या जो हमने संकल्प लिए थे, हम उन सभी संकल्पों को अब पूरा कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि धाकड़ ध्वनि, और कहते हैं कि फ्लावर नहीं, ये फायर है। और इनफैक्ट यू आर द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और यू आर द फेस ऑफ उत्तराखंड, यू आर द वॉइस ऑफ उत्तराखंड। तो पहली बार जिन लोगों ने आपको मौका दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो मोदी जी से पहली बार मिलना कब हुआ जीवन में? नहीं, वैसे तो बहुत बार मिला पहले भी, चूंकि अनेकों कार्यक्रमों में उनसे भेंट होती थी। और हर बार के चुनाव में वो स्टार प्रचारक शुरू से रहे कि उनके बिना तो कोई चुनाव संपन्न ही नहीं होता था, जिन चुनाव में मैं खड़ा हुआ था। लेकिन ये जो मुख्य सेवक का जो दायित्व है, ये मिलने के बाद, जब मैं पहली बार शपथ के बाद उनसे मिलने गया था, और प्रधानमंत्री जो आवास है वहीं पर, चूंकि मुलाकात का समय रखा हुआ था, समय थोड़ा कम लिखा हुआ था उस पर, मैं गया तो मुझे लगा कि इतना भी बहुत है। कम समय 15-20 मिनट का लिखा होगा कि इतने देर आपको वहाँ रहना है, जैसा मुझे बताया। ऑफिशियली तो नहीं था, लेकिन मैंने भी सोचा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चूंकि पहली बार मिल रहा हूँ, तो बहुत सारे विषय कभी लिख रहा था, कभी पढ़ रहा था, थोड़ा नर्वस भी हो रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा व्यक्तित्व है, विश्वव्यापी, आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर हैं, तो वो पता नहीं क्या पूछेंगे। और मैं बहुत, जब उनके कक्ष में गया तो मुझे लगा कि एक कक्ष में गया मैं, एक कक्ष के बाद दूसरे कक्ष में जैसे ही मैं प्रवेश कर रहा था, तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी उससे अंदर कहीं होंगे, लेकिन उनकी आवाज आई कि आइए धामी जी। तो मुझे एकदम से आश्चर्य जैसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी खुद ही बैठे हैं। तो चूंकि उस समय कोरोना का समय था, उन्होंने भी मास्क पहना था, मैं उनको फूल जो लेके गया था बुका, उनको मैंने भेंट किया। तो मैं बहुत नर्वस हो रहा था, तो उनकी तरफ मैं देख भी नहीं रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना मास्क उतार दीजिए। तो मुझे लगा कि ये आवाज कहाँ से आई पहले तो। फिर मैं मास्क उतारा, फिर बैठा उनके साथ, और बैठते ही पता नहीं 4-5 मिनट तक तो मुझे लगा कि मैं दुनिया के सबसे बड़े नेता के पास बैठा हूँ। राइट। लेकिन उसके बाद जब वो बात करने लगे, पता नहीं क्या हुआ, या उनके अंदर ऐसा चुंबकित्व जो उनका है, दूसरे को एक तरह से कैसे किसी को आगे बढ़ाया जाता है या मौका दिया जाता है, वो चीज उनके अंदर अद्वितीय है। और उनसे बात करते हुए मैं भूल ही गया कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे ये लगा कि पता नहीं मेरा 25-30 मिनट का समय था, वो कब 1.5 घंटे और 1.25-2 घंटे में बदल गया, मुझे पता नहीं लगा। और मुझे लगता है कि वो शायद एक बार बोल रहे थे और मैं 2-3 बार जो है उनको उस बात के बारे में बोल रहा था। तो इतना आनंद आया कि मुझे पता ही नहीं लगा कि इतना टाइम बीत गया। और तो एक नागरिक के रूप में आप उनके 9 वर्ष के कार्यकाल को प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देखते हैं मोदी जी को? देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में जितना गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए जो काम उन्होंने किया है, और मैं कहूं कि हर वर्ग के लिए, ये 9 वर्ष के कालखंड पूरा होने पर हम लोग विभिन्न वर्गों के बीच में जब जा रहे हैं,
तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के 9 साल के कालखंड में हिंदुस्तान का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो उनकी योजनाओं से, उनके कार्यक्रमों से लाभान्वित न हुआ हो। कोई वर्ग बचा नहीं है। पहले के समय में जो योजनाएं बनती थी वो योजनाएं जिन लोगों ने इस देश के अंदर 60 साल तक लगातार शासन किया है, लगातार देश की हुकूमत को चलाया है, वो कुछ लोगों के लिए योजनाएं बनाते थे, नीतियां बनाते थे, कार्यक्रम बनाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में उन लोगों के लिए कार्यक्रम और नीतियां बनाई गई, उनके लिए योजनाएं लाई गई जिनको वास्तव में इनकी जरूरत थी। तो उत्तराखंड में क्यों पसंद है इतना? आप पसंद है, उत्तराखंड पसंद है। उन्होंने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का है, क्या मायने? कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती से, इस भूमि से एक कर्म और मर्म का रिश्ता है। और बहुत सारी चीजें, मैं चूंकि यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ बड़ा हुआ हूँ, और जो भी हमने देखा उत्तराखंड से ही सब कुछ देखना शुरू किया। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में हमारे जैसे लोग भी कम जानते हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं यहाँ के बारे में। और प्रत्येक बार जब मैं हर माह में एक बार कम से कम उनका मार्गदर्शन लेने के लिए जाता हूँ, तो हर बार सभी चीजों के बारे में थोड़े समय में भी सारी जानकारी लेते हैं। आप देखिए केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण, एक समय ऐसा हो गया था, इतनी बड़ी विभीषिका, इतना बड़ा हादसा वहां पर हो गया, और आज केदारनाथ में लोगों को हम मौसम खराब होने पर अपील करते हैं कि आप मौसम ठीक हो जाए तब अपनी यात्रा करिए। लेकिन बाबा केदार का आकर्षण है, और प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ के लिए काम कर दिया तो अपने आप में अद्वितीय है। वो नया केदार बना दिया, भव्य केदार बना दिया। बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, उस पर तेजी से काम हो रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें, एक कोने से दूसरे उस कोने को जोड़ने वाली सड़कें, चाहे हेमकुंड साहब का रोपवे हो, केदारनाथ का रोपवे हो, आने वाले समय में दुनिया देश के लोगों के, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक चमत्कार होगा यहाँ पर, कि लोग जो है, जो यात्रा 3 दिन में, 4 दिन में करते हैं, वो कुछ ही घंटों में यात्रा कर लेंगे, चाहे हेमकुंड साहब की यात्रा हो या बाबा केदार की यात्रा हो। इसी प्रकार से सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होगी। ये सब प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ है। उसके अलावा पहाड़ में रेल, आज बहुत सारे बच्चों के लिए, आज भी जो पहाड़ में रहने वाले हैं, टेलीविजन पर उन्होंने रेल देख ली होगी या किसी उसमें देख ली होगी मोबाइल में, लेकिन सामने सामने रेल देखना उनके लिए एक सपने जैसा है। और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण तेजी से हो रहा है। विकास के 9 रत्न उन्होंने उत्तराखंड के लिए, यहाँ के लिए स्वीकृत किए हैं, उन पर तेजी से काम हो रहा है। और वो स्वयं कहते हैं कि मेरा देवभूमि से, उत्तराखंड से एक कर्म और मर्म का रिश्ता है। और इसलिए इन 9 सालों में उत्तराखंड में जो काम हुए हैं, वो आज़ादी के बाद के 66 वर्ष और इन 9 वर्ष, अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो वो बहुत ऊपर जाने वाले हैं, इन 9 वर्षों का कालखंड। इसलिए उत्तराखंड के लोग जितना प्रधानमंत्री जी यहाँ के लोगों से, यहाँ की भूमि से प्रेम करते हैं, उनका लगाव है, उत्तराखंड के लोगों का भी बहुत लगाव है। देखिए, उसका उदाहरण है, जब से प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व करने लगे, 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, तो उत्तराखंड की लोकसभा की 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीती। सही है। उसके बाद 2017 का चुनाव आया विधानसभा का, 58 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व था। फिर 2019 का चुनाव आया लोकसभा का, जिसमें प्रधानमंत्री जी फिर से दोबारा उम्मीदवार थे, तो 2014 से ज्यादा वोट मिले 2019 में। और 2024 का चुनाव है, 24 का चुनाव भी आप देखिएगा, 14 से बढ़कर 19 में, 19 से बढ़कर 24 में देवभूमि के लोग उनको एक यहाँ से समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भी देखा है कि मोदी जी ने उत्तराखंड के साथ केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, किसी माँ के बेटे के रूप में, किसी बहन के भाई के रूप में, और कोरोना महामारी हो या कोई अन्य समय हो, एक अभिभावक के रूप में उनको देखा है। तो इसलिए उनका जो लगाव है, उत्तराखंड के लोगों का भी उनसे बहुत लगाव है। तो जब आप मिले थे दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से, तो
तो मैंने सुना कि आप बासमती चावल ले गए, बाबा करौली की तस्वीर ले गए, काफल कोई फल है यहाँ बड़ा फेमस, उसको लेके गए, बड़े खुश हुए। तो क्या प्रधानमंत्री जी क्या है कि एक तो प्रकृति प्रेमी है, और जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो जिसको कहते हैं रियल चीजें, असली जो चीज होती है, उनसे उनको बहुत लगाव है। और जो आध्यात्मिक स्थान है, जैसे मैं बाबा नीम करौली, कैंची धाम, वो पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में उनके भक्त हैं, उनके चाहने वाले, आस्थावान, श्रद्धावान लोग। क्योंकि सिद्ध पुरुष रहे बाबा नीम करौली, उनका धाम है कैंची धाम, यहाँ पर नैनीताल से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर। भक्तों का बहुत बड़ा जमावड़ा वहां लगता है। साल भर में कई लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूंकि उस जगह से पहले से वाकिफ थे, इसलिए मैंने सोचा कि बाबा की कृपा से सब हो रहा है, तो इस बार बाबा का जो चित्र था उनको मैंने भेंट किया। और उत्तराखंड के जो चावल हैं उन्होंने अमेरिका ले गए थे, वहाँ बाइडेन जी को उन्होंने उनकी पत्नी को भेंट किए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं साक्षात रूप से वो उन्होंने गिफ्ट डिप्लोमेसी नहीं शुरू कर दी है। आप जो चीज देते हैं वहाँ के बड़े बड़े लोगों को भेंट करते हैं। नहीं, वो पहले ही उन्होंने दिए थे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि उनको जो यहाँ का चावल है उनकी रसोई में जाना चाहिए। तो मैंने उनसे ये आग्रह किया कि ये चावल मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप इसको रसोई में रखवा दीजिएगा। तो उन्होंने रसोई में ही रखवाए। और मैंने उनसे आग्रह भी किया कि अगर अच्छे लगेंगे तो इसको मैं थोड़ा और ज्यादा, चूंकि वो भी हमारे इतने पूज्य हैं और पूरा इतना देश के लिए अपना हर क्षण लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से छोटा छोटा ये क्या करें हम लोगों को, जिनसे उनको खुशी मिले वो काम काफल फल की क्या रेलेवेंस है उत्तराखंड? काफल देखिए एक बहुत ही दिव्य फल है, और ये कुछ ही 1 महीने तक का होने वाला गर्मियों के समय का फल है, और स्वाद से भरपूर होता है, पौष्टिक होता है, और यहाँ का एक प्राकृतिक रूप से जंगलों में होने वाला फल है, घर में नहीं होता वो। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि उसके बारे में प्रधानमंत्री जी पहले से जानते थे, उन्होंने उसका जानते थे उसके बारे में भी। हाँ, वो सब चीजों के बारे में एक दिन पूछने लगे एक दिन कि वो नारायण आश्रम का संचालन आज कौन करता है। नारायण आश्रम हमारा धारचूला के पास, बिल्कुल कैलाश मानसरोवर रास्ते पर जाने वाले, उसके बारे में, मायावती आश्रम के बारे में, डोल आश्रम के बारे में, वो इतनी स्थानों के बारे में जानते हैं कि उत्तराखंड में रहने वाले लोग भी उतना नहीं जानते जितना वो जानते हैं। तो जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो अमित शाह का जिक्र स्वाभाविक तौर पे आता है, बिकॉज दे आर नेचुरल एलाइज। तो आप क्या देखते हैं जो चमत्कार मोदी शाह ने 370 में किया, उसे आप कैसे देखते हैं? श्रीनगर इज बैक टू नॉर्मल, एब्सोल्युटली। देखिए, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी इतने परिश्रमी हैं कि उनसे माने बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दिन मैं अभी इस चुनाव में मैं बनारस गया था, और मुझे ध्यान है 3 फरवरी का दिन था, 3 मार्च 2022। तो उस दिन चुनाव का अंतिम दिन था प्रचार का। मुझे अमित भाई से भेंट करनी थी, और मेरा नंबर रात में, उनकी मीटिंगें इतनी थी कि रात में 11 बजे के आसपास मेरा नंबर आया, और उस दिन मुझे मिलकर जो है उनसे वापस आना था। चूंकि अगले दिन मुझे उत्तराखंड पहुंचना था, तो मैं प्रातःकाल की, मैंने बनारस से दिल्ली की फ्लाइट का टिकट लिया हुआ था, और मैं 1 घंटा लगभग उनके साथ रहा। उसके बाद प्रातःकाल जब 6 बजे मैं वहां से आया, तो मैंने वहां पूछा कि ये रात को मेरे बाद जब मैं चला गया था 12 बजे, फिर ये मीटिंग कितने बजे तक चली यहाँ पर? तो उन्होंने हमको बताया कि रात में 3:30 बजे तक मीटिंग चलती रही। ओह, तो इतने परिश्रमी हैं वो, और हर समय, और अभी इसी माह 3 तारीख को मैं उनसे भेंट करने गया था, जिस दिन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की प्रगति मैदान में कहीं बैठक हो रही थी। पहले हमारी बैठक का समय था 9 बजे उनके साथ, 9 का फिर 9:30 हो गया, 9:30 का फिर 10:30 हो गया, 10 का फिर 11 हो गया, 10:30 से फिर 11:30 बजे उनसे भेंट हुई। और मेरे बाद भी वहाँ 2-3 लोगों की और जो है मीटिंग लगी हुई थी। आप सोचिए कि एक अत्यधिक परिश्रम करने वाले, और उसके अलावा सारे विषय पर
कोई विषय हो, वो मतलब देखते ही कभी ऐसा नहीं लगता, कई बार ऐसा लगता था कि ये बहुत बिजी होंगे अमित भाई, तो हो सकता है कि ये हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन इतना मतलब कोई भी बात उनसे करिए, मार्गदर्शन लीजिए, तो उसका पिन पॉइंट पर जाके एकदम से थोड़ा एकदम उसका मतलब हल बता देते हैं। तो उस दिन फिर मंत्रिमंडल फेरवेल के बारे में बात हुई उनसे कुछ? हमेशा नहीं, इस बार तो चूंकि एक चारधाम यात्रा और इसका था, कावड़ यात्रा और इन सब विषयों पर बातचीत हुई थी। तो क्या कर रहे हैं, विस्तार वगैरह कुछ फेरबदल? अब आप जानते हैं हमारे यहाँ पर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सभी का समन्वित जब चीजें आ जाती हैं तो चलता है। तो 2 बड़े जिले कहते हैं रहे में, हरिद्वार वगैरह, तो अगली बार उनको मिलेगा? हाँ, पार्टी सभी चीजों पर विचार करती है और हमारी पार्टी है कि भाई सभी जिलों का हो, सभी पूरे प्रदेश का हो, सब प्रकार से समन्वय हो और एक फ्रेम बनता है पार्टी का, उस फ्रेम में जो है चीजें जो फिट होती हैं उसके हिसाब से आगे पिछले दिनों यूसीसी की जो चर्चा चली, समान नागरिक संहिता की, तो पूरे संसार में आपका नाम हुआ, भारत ही नहीं, और लोगों ने आपके विजन की तारीफ की और कहा कि क्या निकाल के लाए हैं कि आज ये जो यूसीसी है ये धामी गानी पूरे देश का एजेंडा है एक तरह से। तो आपने बचपन में, मैंने सुना, ये कहा कि सपना देखते थे, स्कूल में थे, कि एक दिन यूसीसी आएगी भारत में, और आपने वादा किया जनता से कि मैं लाऊंगा अगर आप सत्ता में लाओगे तो। आपने वादा पूरा किया, 47 सीट्स आई। तो क्या आप मानते हो कि यूसीसी का जो सब्जेक्ट था, ये आपकी उस विजय में 47 सीट लाने में एक गेम चेंजर का रोल प्ले किया उसने? देखिए, चूंकि चुनाव से पहले हमने ये काम शुरू किया और इसको उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित किया कि हम नई सरकार का हमारा गठन होगा तो हम यूसीसी को लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। पहली हमारा सरकार का पहला निर्णय होगा ये, और मैं इसके लिए तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभारी हूँ। उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमने उनके सामने अपनी बात रखी उस पर उन्होंने मोहर लगाई, और उत्तराखंड में ये पहली बार हुआ कि किसी भी राजनीतिक दल को लगातार उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार लगातार सरकार में आने का मौका दिया। तो इसके लिए जो ये मार्ग प्रशस्त करना है, मैं सोचता था, मेरी पार्टी भी सोचती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी भोपाल में इसके बारे में तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण पर जो है उन्होंने बात कही है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा काम है वो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने करी है। हमने इसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, तो ये उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है इसमें। तो आपने कहा 2024 में भी सीटें जीतेंगे, तो ये यूसीसी का जो सब्जेक्ट है, नैरेटिव है, ये रोल प्ले करेगा उसमें भी? देखिए, यूसीसी चूंकि सबके संतुष्टिकरण के लिए और सबके सशक्तिकरण के लिए है, और देश के अंदर लंबे समय से ये मांग होती रही है कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो देवभूमि उत्तराखंड इसमें आगे आई है, देवभूमि के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया है, यहाँ हम लोगों को ही मौका दिया है, तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। और उत्तराखंड देवभूमि में जो शुरुआत हो रही है वो तय मानिए कि देवों की भी कृपा है, भगवान की भी इच्छा है। तो सारा सक्सेस आपको दिखाई दे रही है 2024 में, 5 सीट भी जीतेंगे और सारा करेंगे। हाँ, देवभूमि के लोग चूंकि उन्होंने पहले भी इसमें समर्थन किया है, यहाँ के लोग हमेशा देश के साथ चलने वाले हैं, देश के लिए जो अच्छा होता है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम आज देखिए, चाहे भारत को आगे बढ़ाने की बात हो या दुनिया के अंदर हमारे देश का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान बढ़ाने की बात हो, वो आज हर एक भारतवासी देख रहा है। 140 करोड़ लोग आज भली भांति महसूस कर रहे हैं कि आज अमेरिका हो, फ्रांस हो या दुनिया के दूसरे देश हो, जिस प्रकार से आज मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं, वो हर एक भारतवासी उसको देखकर स्वयं को महसूस कर रहा है कि मेरा भी स्वागत हो रहा है वहां पर उनके रूप। विपक्षी एकता की जो बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में उत्तराखंड में क्या सभी दल मिलके एक सीट पे एक कैंडिडेट खड़ा कर पाएंगे, कुछ लगता है ऐसा? देखिए, उत्तराखंड में चूंकि यहाँ की जनता हमेशा राष्ट्रीय सोच के साथ चलने वाली है, देश के साथ चलने वाली है, और मोदी जी के साथ मैंने कहा कि उनका जब से नेतृत्व आया है मोदी जी के साथ रही हैं, और जो विपक्ष की एकता का जो बात है वो बेमेल गठबंधन है। वो केवल अपने दलों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो
मिल तो रहे हैं सम्मेलन भी कर रहे हैं, और ये ठीक वैसे ही है। देखिए, एक बारात जानी है, बाराती तो इसमें कोई नहीं बनना चाहता है, हर कोई केवल दूल्हा बनना चाहता है। और आप समझ सकते होंगे जी कि जब इतने सारे बाराती हों और उसमें से हर कोई जो है दूल्हा बनना चाह रहा हो, तो उनकी क्या स्थिति होगी, वो धीरे धीरे अभी सबके सामने आ जाएगा। और देश की जनता का जो एक मजबूत जो गठबंधन है, वो इनके गठबंधन के साथ नहीं जाने वाला, वो मोदी जी के साथ पहले ही गठबंधन कर चुके हैं सारे लोग, प्रगाढ़ बंधन। तो किसी एक नाम पे सहमति नहीं बन पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनने वाली है, और कोई भी चांस एक दूसरे को स्वीकार करने वाला नहीं है। और देश की जनता देख रही है, देश की जनता के सामने केवल मोदी जी हैं, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। कल एनडीए में उन्होंने बहुत जबरदस्त भाषण दिया प्राइम मिनिस्टर ने, आपने सुना होगा कुछ? नहीं, निश्चित रूप से। क्या लगा आपको? बहुत ही नहीं, उन्होंने एनडीए के जो पिछले 2-2.5 दशक का जो था पूरा, उन्होंने अटल जी के समय से जॉर्ज फर्नांडिस, आडवाणी जी और प्रकाश सिंह बादल, शरद यादव, रामविलास पासवान जी, ऐसे तमाम जो लोग थे, बाला साहब ठाकरे, उन सभी का स्मरण किया। और उन्होंने कहा कि ये गठबंधन कोई किसी की मजबूरी का गठबंधन नहीं है, ये तो जो है देश के मजबूती का गठबंधन है, एक विजन का गठबंधन है। और सबको कैसे साथ में लिया जाता है, कैसे इतने 38 दल आज उनके नेतृत्व में जो है आगे के लिए मार्ग चुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका जो नेतृत्व है वो बहुत ही दूरदर्शी है और एक स्पष्ट सोच वाला है, स्पष्ट दिशा वाला है, बिल्कुल लक्ष्य तय है, उस पर काम कर रहा है कि 2047 आते आते भारत जो है दुनिया का श्रेष्ठ भारत बने, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने। और आज हमको दिखाई भी दे रहा है, देखिए कि इन सालों में जहां हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर होती थी, 5वें नंबर पर हो गई। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में यह अर्थव्यवस्था हमारी तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां कोरोना महामारी आने के बाद दुनिया के देश जो है अव्यवस्थित हो गए, ऐसे समय में अब लोग भारत के मॉडल को देख रहे हैं। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे अंदर हो रहा है। गजब होता है। यानी शुरुआत की है। आज डिफेंस सेक्टर हो, कोई सेक्टर हो, निर्यात के सेक्टर हो। आप सब्जी वाले से 12 रुपए का फल खरीदिए, वो कहता है मैं उससे पेमेंट कर देता हूँ। जी बिल्कुल, मिरेकल। डिजिटल पेमेंट शुरू हो गया है। और कोरोना में देखिए जो आपका डिजिटल डेथ सर्टिफिकेट है, कोरोना का सर्टिफिकेट, हाँ, वो दुनिया के बड़े बड़े देश उसको नहीं कर पाए, जो यहाँ हो गया। लोगों के मोबाइल पर जो है आने लगा सीधा। मिरेकल था। और इतना बड़ा मेगा वैक्सीनेशन। हाँ। आयुष्मान भारत योजना देखिए आप, 5 साल में मतलब 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में, बिल्कुल, मतलब एक तरह से बीमा दे दिया, गारंटी दे दी। हम यूसीसी की बात कर रहे थे तो महीना भर पहले ऐसा लगता था कि इसी सत्र में, मानसून सत्र में बिल पास हो जाएगा और आपकी रिपोर्ट सब जाहिर हो जाएगी, सब होगा। लेकिन बाद में जब आप पीएम से मिले, फिर बाद में आपने कहा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा। तो क्या कुछ ऐसा कोई यू टर्न या कोई ठंडे बस्ते में डाल? नहीं, ठंडे बस्ते और यू टर्न जैसी कोई बात नहीं है। और आपको बहुत जल्दी, चूंकि वो यूसीसी उत्तराखंड में हो रहा है, उत्तराखंड देवभूमि के लोगों ने इसमें योगदान दिया है, इनिशिएटिव लिया है। लेकिन चूंकि हम एक देश के अंदर रहते हैं, एक संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो यहाँ जो यूसीसी बनेगा उसके बाद भारतवर्ष के अन्य राज्य भी इस दिशा में इनिशिएटिव लेंगे। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर काम करना है। और कमेटी ने अपना संकलन कर लिया है, वो ड्राफ्ट बना रहे हैं और जल्दी हमको मिल जाएगा, तो हम उसमें देर भी नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, यहाँ से आपके इस चैनल के माध्यम से भी सभी से कहना चाहता हूँ कि जल्दी ही हम उसको लाएंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इसे लागू करना ऐसा है जैसा कि हिंदू धर्म को मुस्लिम समुदाय पे लागू कर देना। तो सवाल ये कि 14% वोट हैं शायद आपके यहाँ भी, तो आपको कोई ऐसा डर नहीं लगा कि पोलराइजेशन हो जाएगा या कोई? यहाँ किसी ने कोई विरोध नहीं किया है, सभी लोगों से बात की है हमने। ये और 2,35,000 लोगों से बात करी है। और विभिन्न जो हमारे संगठन है धार्मिक रूप से चलने वाले, उनसे भी बात की है, उनके प्रतिनिधियों से बात की है, गुडविल स्टेक होल्डर से भी बात की है। और ये कानून हम किसी को
किसी का कुछ खराब करने के लिए, किसी को पीछे धकेलने के लिए या भेदभाव करने के लिए नहीं ला रहे हैं। ये तो देश के संविधान पर जो लोग आस्था रखते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करते हैं, तो उसके अनुरूप ला रहे हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्य इसको अपने वहां लागू कर सकते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसे लोगों ने, विद्वान लोगों ने इस संविधान को रचा है, तो उन्होंने सब सोचा होगा उस समय। तो धर्म रूपांतरण कानून को आपने काफी कठोर बनाया है, इसके अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। धर्मांतरण एक चूंकि बड़ी समस्या आज बनती जा रही है, और उत्तराखंड में ये बड़े पैमाने पर हो रहा था। और हमारे यहाँ भी जनजाति समाज के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको बहलाकर, फुसलाकर, कहीं जबरदस्ती, कहीं प्रलोभन देकर या मनगढ़ंत बातें करके ये बड़ी तेजी से हो रहा था। और उत्तराखंड का मूल स्वरूप देवभूमि है। पूरे विश्व के लोग यहाँ आस्था रखते हैं, 4 धाम हैं, और जिधर जाइए उधर देवस्थान है। ये गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, तो इसका जो मूल स्वरूप है वो खराब नहीं होना चाहिए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, और हमारे साथ साथ पूरे देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग ये हमसे अपेक्षा भी रखते हैं। तो उस दिशा में उसके मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी है वो सब काम हम कर रहे हैं। लव जिहाद कुछ कर रहे हैं कार्रवाई? देखिए, लव जिहाद चूंकि देवभूमि के अंदर बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार की आई थी, और लोगों ने स्वतः ही आगे बढ़कर इन बातों का विरोध किया है। और हमने ये कहा है कि हम देवभूमि में अपनी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का झूठ, छल, फरेब किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा, जो भी इसमें अपराधी होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि हमारे यहाँ पुरोला में घटना हुई, एक घटना के स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप घटना हुई, बड़ी घटना हुई, लेकिन किसी के साथ कोई लूटपाट नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को हमने बिगड़ने नहीं दिया। और हमने कहा है कि यहाँ पर हम कानून व्यवस्था को भी, किसी को भी हाथ में नहीं लेने देंगे, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में देखिए बहुत शांति है। सभी समुदाय एक साथ रहते हैं, सभी लोग बड़े प्रेम सौहार्द के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। इसलिए ये माने कदापि हमने कहा कि कानून व्यवस्था कोई अपने हाथ में नहीं लेगा, हम इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। और ये सब केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स? नहीं, देखिए, केरला स्टोरी एक आजकल के समय में जो घटित हो रहा है वो सभी के लिए एक जीवंत इसके उदाहरण है। इसको देखना और इससे समझना, जिस प्रकार से बिना गोले बारूद और बिना किसी हथियारों के एक तरह से अंदर अंदर का आतंकवाद है। और धीरे धीरे ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। और पहले लोग इसके बारे में बोलते नहीं थे, अब बोल रहे हैं। जब लोगों को लग रहा है कि ये गलत चीज का लोग प्रतिकार कर रहे हैं, तो लोग सामने आ रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं? ये राज्य देखिए महिला शक्ति के द्वारा ही बनाया गया राज्य है। यहाँ के राज्य में बहुत बड़ा योगदान हमारी मातृशक्ति का है, महिलाओं का है। उसको लेकर हमने 30% सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर हमने तय कर दिया है, यहाँ कर व्यवस्था कर दी है। इसके साथ साथ 2025 में हमारे राज्य को बने हुए 25 साल पूरे होंगे। सिल्वर जुबली ईयर जब मनाएंगे हम, तो 1,25,000 बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है। और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह जो काम कर रहे हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए हर प्रकार से हम उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसके साथ साथ होम स्टे, जिसमें हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, होम स्टे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज लगभग 5,000 के लगभग हमारे यहाँ होम स्टे रजिस्टर्ड हो गए हैं। आने वाले समय में एक बड़ा यहाँ की आर्थिकी का भी, आजीविका का भी बड़ा आधार बनने वाला है। तो मातृशक्ति आज हमारी बहुत क्षेत्रों में काम कर रही है, और मातृशक्ति का हमेशा से राज्य में बड़ा योगदान रहा है। वो हमारी सरकार की प्राथमिकता में है कि उनको आगे लाया जाए। मैंने ये भी सुना कि यौन शोषण के जो मसले थे उत्तराखंड में,
78% केसेस में कार्रवाई पुलिस ने की। रिकॉर्ड आई थिंक चौथे पांचवें नंबर पे कंट्री में। जी, जितनी भी जो भी कार्रवाइयाँ जो भी अमल में आई हैं, जो भी संज्ञान में आए हैं, उन सभी पर कार्रवाई हुई है। पिछले दिनों इसको लेकर हमने यहाँ समीक्षा भी करी है, चूंकि हमारे यहाँ पर एक वार्षिक जो बैठक होती है, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक, माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में वो बैठक होती है। पिछली बैठक भोपाल में हुई थी, इस बार ये बैठक हमारे यहाँ उत्तराखंड में यहीं ऋषिकेश नरेंद्र नगर में होनी थी 15 तारीख को, लेकिन वो बैठक माननीय गृह मंत्री जी ने स्थगित कर दी, क्योंकि यहाँ पर मानसून के कारण से आपदा जैसी स्थिति बन गई थी। तो उस बैठक का ये मुख्य बिंदु रहता है, यौन शोषण पर कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितने मामले रजिस्टर्ड हुए हैं। तो हमारे राज्य का इसमें अच्छा रिकॉर्ड है। कमिंग बैक टू यूसीसी, तो क्या लगता है खास प्रावधान कोई ऐसा बताना चाहें? वैसे तो अखबारों में पढ़ने को मिलते यूसीसी हैं। देखिए, ऐसा है कि वो चूंकि बड़े विद्वान लोग उसकी कमेटी में हैं, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी उसको हेड कर रही हैं, और इतने सारे लोगों से बात कर रहे हैं, लॉ कमीशन भी उस पर बात कर रहा है। तो ये मानिए कि ड्राफ्ट बनकर आएगा तो अच्छा आएगा। हाँ, आपकी मर्यादा है मुख्यमंत्री के नाते। बाकी बाजार में अखबारों में सब है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं, 21 साल की उम्र कर रहे हैं, तलाक शादी सबके लिए एक जैसा कानून बना रहे हैं, और सब ये मानिए कि जो लंबे समय से जिस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी या लोग जो चाहते थे, उसी के अनुरूप बनेगा। तो आपको क्या लगा इन 2 वर्षों में आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड की जनता के लिए क्या रहा? देखिए, वैसे तो बहुत सारे विषय चैलेंजेबल रहे हैं, बड़ी चुनौती रही है। हमने कोशिश की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर, उनके आशीर्वाद से राज्य को एक जो बुनियाद है अच्छी, उस बुनियाद को सशक्त करते हुए आगे बढ़ें, और जो केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, उन सबको धरातल पर उतारें। और जो यहाँ की जनता लंबे समय से सोचती थी, तो केंद्र की योजनाओं में कैसा सहयोग मिल रहा है आपको केंद्र से? केंद्र से लगातार हमको सहयोग मिलता है। जो भी हम योजनाएं देते हैं यहाँ से, जो राज्य की जरूरत होती है, केंद्र उसको मंजूरी देता है। और हमको सुविधा यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूंकि यहाँ के बारे में सब जानते हैं, इसलिए उनके स्तर पर जो भी चीजें हम कहते हैं, सभी मंत्रालय, चाहे कोई भी मंत्रालय हो, सभी का हमको सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर लंबे समय से रुकी हुई कई सारी परियोजनाएं थी, जैसे यहाँ पर लखवाड़ बांध परियोजना है, वो 2 दशक से भी ज्यादा समय से, 2.5 दशक से भी ज्यादा समय से पेंडिंग। 1540 करोड़ का प्रोजेक्ट है शायद, वही है? नहीं, वो 3000 करोड़ से ज्यादा का है। 3000 करोड़ का दी। और इसी प्रकार से अभी जमरानी बांध परियोजना है, वो भी अंतिम चरण में है। 1700 करोड़ की शायद, वो भी लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की है। तो उन सभी पर काम चल रहा है। और एक आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है रोप वे, नैनीताल और रानीबाग से नैनीताल, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। इसके अलावा यमुनोत्री का रोप वे है, हमारा टनकपुर पूर्णागिरी का रोप वे है, उन सभी पर काम चल रहा है। जल्दी ही वो सारे प्रोजेक्ट हमारे धरातल पर उतरेंगे। एक देहरादून रेलवे स्टेशन को शिफ्ट करने की बात चली थी, उसके लिए मैंने केंद्रीय जो रेल मंत्री जी हैं, वो पिछले दिनों देहरादून आए थे, तो उनसे भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है। उस पर कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जो पुराना वाला रेलवे स्टेशन है, थोड़ा सा उसकी और ज्यादा जगह के लिए हमने दूसरी जगह का हमने उनसे अनुरोध किया है। और ऋषिकेश में भी कुछ कर रहे हैं शायद? ऋषिकेश में भी चूंकि जो पुराना रेलवे स्टेशन है, चूंकि अब वहाँ नया रेलवे स्टेशन बन गया, तो हमने अनुरोध किया है कि वो पुराने रेलवे स्टेशन की जमीन राज्य सरकार को दे दी जाए, राज्य सरकार उस पर कोई और काम करेगा। तो आपका शेयर जीएसटी वगैरह का टाइम से मिल रहा है आपको सारा? जी, जीएसटी का काफी बड़ा है पिछले साल की तुलना में, केंद्र से भी मिल रहा है, और राज्य में भी जो जीएसटी है हमारा 2021-22 की तुलना में 22-23 में 25% की बढ़ोतरी हुई है। बहुत अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 18% है, कुछ इतना राइज है उनका। जी जी, उनका 18% इस महीने का था, हमारा जो है 19% है। अच्छा। हाँ, जी। ये तो वाकई जो है। और एक मैं वो ये देख रहा था कि ये आपने कहा कि 6 महीने हड़ताल नहीं होगी, ये तो बड़ा कदम है। देखिए, राज्य चूंकि हमारा बहुत आपदाओं का इसका उसका राज्य है, और इस समय में चूंकि हमने कहा है कि भाई सभी लोग राज्य को बनाने में अपना योगदान दें, और कोई हड़ताल की क्या जरूरत है। जो बात हम जो है वैसे ही सुन रहे हैं, सबसे वार्ता करते हैं, और मैंने जब से बना हूं तब सभी को बुलाता हूं मैं,
सबसे बात करता हूँ, जो भी कहते हैं, बात करने के बाद जो है हम उनका जो भी रास्ता होता है निकालते हैं। राज्य चलाने की जिम्मेदारी, ठीक है कि हम लोग इन सब दायित्वों पर हैं, लेकिन सभी के योगदान है, सभी के कंट्रीब्यूशन से जो हमने संकल्प लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उनके मुंह से जो शब्द निकले हैं वो शिव रूपी शब्द थे, क्योंकि बाबा केदार की भूमि से निकले थे। उन्होंने कहा लिख के रख लीजिए, और उन्होंने कहा, और उसके बाद हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आज चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, या जीएसटी संग्रहण हो, या मानस खंड की इस बार कर्तव्य पथ पर जो परेड हुई थी, पहली परेड, उस परेड में भी उत्तराखंड को पहला नंबर मिला। आज बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जिसमें हम 1, 2, 3 स्थानों पर जा रहे हैं। अभी निर्यात सूचकांक में भी जो है हमारा नंबर हिमालयन राज्यों में पहले नंबर पर आया है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, सारी देश दुनिया की नजरें हैं यहाँ के लिए। दिसंबर में सुना आप एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी चल रही है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा खासा लैंड बैंक यहाँ पर है, और वो हमने तैयारी कर ली है, लैंड बैंक भी निकाल लिया है, और एक निवेश के लिए अच्छा माहौल यहाँ पर बना है। तो उसकी तैयारी के लिए हमारे अधिकारीगण विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं, शहरों पर जा रहे हैं। कल भी लखनऊ, गुजरात, अहमदाबाद का उन्होंने भ्रमण किया है। वहाँ के पुरानी चीज़ों को, जो अनुभव हैं, उनको देख रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि ये इन्वेस्टर समिट हमारी जो है एक आगे चलकर एक मॉडल बने। वो भी लोग कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत अच्छा, आप यहाँ खुश हैं इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके? देखिए, यहाँ पर शांति है, कानून व्यवस्था अच्छी है, बिजली आसानी से मिलती है, दिल्ली से रेल कनेक्टिविटी है, हवाई कनेक्टिविटी है हमारे देहरादून से, आने वाले समय में पंतनगर से। तो इसलिए यहाँ पर ईज ऑफ जो बिजनेस है डूइंग तो अच्छा है, और लोगों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी है यहाँ। G20 काफी सुना भगत की आपने लोगों की। G20 बहुत शानदार हुआ, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि पहले जो G20 जैसे कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते थे, वो देश के बड़े बड़े शहरों में होते थे। पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत का हर शहर अपने आप में अच्छा है और सशक्त है, और कोई भी कार्यक्रम कोई भी शहर करवा सकता है। हमने रामनगर में पहली बैठक मात्र 25 दिनों में करवा दी। उत्तराखंड जैसे राज्य को भी 3 बैठकें हमको मिली, रामनगर में, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर में, और तीनों बैठक इतनी शानदार हुई कि जो देश दुनिया के लोग आए थे, जो मेहमान आए थे G20 के, वो एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड के लिए भी ले गए और हमारे देश के लिए भी लेकर गए यहाँ से। तो डिजिटल हेल्थ आईडी आप दे रहे हैं, सुना बहुत अच्छा प्रोग्रेस उसमें। उस पर हमारा तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि आजकल तो सब डिजिटल का ही जमाना है। तो हेल्थ भी उससे क्यों पीछे रहे। और रिश्ते कैसे हैं पॉलिटिकली, अपोजिशन से कैसे रिश्ते हैं? हरीश रावत वगैरह बयान देते हैं कि नहीं, सभी लोग अच्छे हैं, और सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अपने समय में सब चीज़ों का काम किया है सब पर, तो उनके अनुभव हैं, और बीच बीच में सभी लोग बताते ही हैं, और उनके अनुरूप भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग आगे बढ़ाते हैं सबका। प्रभारी राजनाथ सिंह जी, उनका तो चूंकि वो अविभाजित जब उत्तर प्रदेश था तो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ के बारे में जानते हैं, यहाँ के लोगों से भी जानते हैं, तो उनका भी मार्गदर्शन हमेशा मिलता ही रहता है हम लोग। राज्यपाल से वर्किंग रिलेशंस? जी, राज्यपाल हमारे जो है चूंकि सेना की पृष्ठभूमि के हैं, इस नाते, और ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, तो उनके सभी जगह चूंकि राज्यपाल के रूप में भी, और मैं सच कहूँ तो वह भी एक अभिभावक के रूप में भी है हमारे, तो उनके कारण से भी काफ़ी चीज़ों में हमको जो है काफ़ी मदद मिलती है। ब्यूरोक्रेसी से रिश्ते कैसे हैं? कि पॉपुलर चीफ मिनिस्टर आप ब्यूरोक्रेसी के लिए सुनता हूँ ऐसा। नहीं, ब्यूरोक्रेसी से अच्छे हैं जी, पहले से ही अच्छे रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी हों, सभी अधिकारी हों, सभी लोग अच्छे हैं। बस हमने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग एक नया वर्क कल्चर जो बना रहे हैं, उसमें सभी का योगदान है, और सब लोग जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेसी है, अगर ब्यूरोक्रेसी भी हमारे बीच से ही है। कई बार ये धारणा बन जाती है कि ब्यूरोक्रेसी से अच्छे से बात नहीं करनी है, उनको हर समय जो है ठीक से नहीं रखना है,
मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं है। सबका बराबर का योगदान है उसमें, ब्यूरोक्रेसी भी एक अहम रोल अदा करती है। स्टार्टअप भी अच्छा प्रोग्रेस है आपके यहाँ? स्टार्टअप के क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश में भी, और एक अचीवर से लीडर की श्रेणी में हम आ गए हैं। बहुत सारे नवयुवक हमारे जो है सामान्य परिवारों के बहुत अच्छा काम स्टार्टअप के क्षेत्र में कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा है माहौल? एम्प्लॉयमेंट का अच्छा है। सरकारी नौकरियां तो जो हैं उनके लिए हम लोग नकल अध्यादेश यहाँ ले आए। हाँ, वो बड़ा जबरदस्त काम किया तो आपने। पूरे उसका क्या है इम्प्लीमेंटेशन? पहले देखिए ऐसा है कि उत्तराखंड में ये अध्यादेश आने से पहले कई बार जितनी भी परीक्षाएं होती थी उन सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं नकल की बात आती थी। हाँ, परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाना, कहीं पेन ड्राइव पर नकल हो जाना, कोई पेपर बनाने वाली कंपनी है उसने ही लीक कर दिया, क्वेश्चन बैंक कहीं से लीक हो गया, और इसमें हमने कार्रवाई शुरू करी। ये शिकायत बहुत पहले से आती थी, 10 सालों से 15 सालों से, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। इस बार हमने कार्रवाई करी और 80 से ज्यादा लोग इसमें जो है कानूनी शिकंजे में आ गए, जेल चले गए। राजस्थान में बड़ा अच्छा हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने अशोक गहलोत, उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट कानून बनाया और काफी सरकार इसमें ले रही है, तो एक अच्छा काम है। नहीं, जो उत्तराखंड में जो हमने बनाया है वो भी एक पूरे देश के लिए मॉडल जैसा है, और उसके बनने के बाद 5.5 लाख से भी ज्यादा हमारे परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित हुए। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि इस अध्यादेश के आने के बाद जो बच्चे कई सालों से एग्जाम दे रहे थे लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा था, सिलेक्शन नहीं होता था, इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 परीक्षाओं में एक ही बच्चा पास हो जा रहा है। वाह! और सब धन्यवाद कर रहे हैं, और उनके अंदर मुझे खुशी है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उनके अंदर एक ये बात आई है कि अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन होगा। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? इस बार का जो हमारा मेन जो आम बजट था वो हमने किसानों को भी उसमें बहुत प्राथमिकता दी, क्योंकि हमारा जो कृषि का सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, उसका योगदान हमारी जीएसडीपी में अधिक हो। उसके लिए देखिए आज हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम पहले के समय में हमारे एक साल के अंदर 500 पॉली हाउस बनते थे, हमने 18,000 पॉली हाउस एक साल में बनाने का लक्ष्य तय कर लिया। उसके लिए धनराशि कर दी है, और एप्पल मिशन है, कीवी मिशन है, तिमूर मिशन है, दालचीनी मिशन है, इनको मिशन के रूप में हम ले रहे हैं इन सारे कामों को। ये सब काम चूंकि कृषि के क्षेत्र में आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगे, और हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। एक मैंने महसूस किया है, बस एक दो आखिरी सवाल जो है कि उत्तराखंड पिछले 1-2 साल से, प्रिसाइजली आपके कार्यकाल से, इंसिडेंटली जो है कंट्री का इन्वेस्टमेंट के लिए और टूरिज्म के लिए जबरदस्त डेस्टिनेशन बन गया। इसे कैसे देखते हैं, इसके फ्यूचर पर? नहीं, हम देखिए आज चूंकि हर साल दर साल जो टूरिज्म की जो बात कर रहे हैं आप, जितना हमारा आज से 2 साल पहले लोगों के आने की संख्या थी वो इस साल उससे बढ़ गई, अगले साल इससे ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसको लेकर हमने अब जो योजना यहाँ की हम बना रहे हैं, पार्किंग है, अवस्थापना सुविधाएं हैं, लोगों के लिए होटल हैं, अगले 25 सालों का एक रोड मैप बना रहे हैं कि 25 सालों के हिसाब से, और सारे विभागों का अभी 10 सालों का तो हमने रोड मैप मांग लिया है। लगभग अभी 18 डिपार्टमेंटों की मैं बैठक कर चुका हूँ, एक एक करके सभी डिपार्टमेंट अपना अपना रोड मैप दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से देहरादून आने वाला जो टाइम है आने वाले समय में, वो 2 से 2.5 घंटे में हम दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। ये तो मिरेकल हुआ। तो आप ये मानिए कि पूरा एनसीआर, पूरा दिल्ली, आसपास का क्षेत्र, वो वीकेंड पर यहाँ आना चाहेंगे। तो देहरादून है, हरिद्वार है, मसूरी उसका है। क्या करें, इतनी लाइनें लगती हैं, ट्रैफिक जाम, 2 किलोमीटर की लाइन। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि होटलों में कमरे नहीं हैं। वही प्लान हम लोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में, जब आज ये स्थिति है तो आने वाले समय में तो ये बढ़ते ही जाना है बहुत ज्यादा। तो उसमें ट्रैफिक का है, पार्किंग का है, रहने का है, ये सारी व्यवस्थाएं हमको उस हिसाब से देखनी। और इसको लेकर मैंने अभी जो नीति आयोग में भी अपनी तरफ से अनुरोध किया है कि नीति आयोग हमारे लिए या देश भर के लिए जो योजनाएं देता है, वो योजनाएं देता है जितनी वहां की जनसंख्या है।
हमारे यहाँ की जनसंख्या से 7-8 गुना ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। आप कितने 1.25 करोड़ है? कितनी? 1.25 करोड़ है, लेकिन हमको 8 करोड़ लोगों का जो है यहाँ इंतजाम करना पड़ता है हर साल। 4 करोड़ 10 लाख तो इस बार कावड़ में ही आए हैं। हाँ, 4 धाम यात्रा अभी जो है हमारी कुल 2.5 महीने की हुई है और 35 लाख का आंकड़ा पूरा हो गया है। उधर हमारा पूर्णागिरी का जो है जो मेला लगता है पूरा, उसमें भी 35 लाख 40 लाख लोग आते हैं। अगर हम सब मिलाएंगे तो कम से कम 8 करोड़ की संख्या जाती है। 8 तो करोड़। सफाई और गंदगी कैसे हैंडल करेंगे? मैंने पढ़ा कहीं कि कावड़ जो आए थे वो 35,000 मैट्रिक टन कोई कचरा छोड़ गए पीछे। नहीं, उसके लिए देखिए सभी का सहयोग लेकर जो स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, क्योंकि आते हैं और आने के बाद अब हाँ, गंदगी होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको उसी गति से अब धीरे अभी धीरे। दिक्कत क्या होगी कि बर्फबारी हुई, तेज बरसात हुई और गंदगी पड़ी है तो माहौल ऐसा हो जाता है। नहीं, 4 धामों में तो कहीं ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं, थोड़ा कांवड़ में जरूर, गंगा घाट चूंकि- के किनारे हाँ, शायद गंगा घाट में चूंकि वो कुछ शुरुआती दिनों में जब कांवड़ 15 तारीख को समाप्त हुई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत रहा, लेकिन लोगों ने उसको तेजी से करा है। और इस बार थोड़ा मौसम का भी ऐसा रहा कि इतनी हाँ, भारी बरसात हुई है, अचानक। मानसून का अलर्ट रहा है, जल भराव बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी सक्सेस रही है यात्रा। कोई घटना, कोई दुर्घटना इस प्रकार की भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से हुआ नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से चला गया और कांवड़ शिव भक्त जो है अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच गए। आपने जल ग्रहण की बात की तो फ्लड मैनेजमेंट कुछ बना रहे हैं पॉलिसी में सुना? हरिद्वार में चूंकि जो हमारा लक्सर का क्षेत्र है, खानपुर का क्षेत्र है, वहां पर प्रत्येक वर्ष जल भराव का बड़ा खतरा रहता है। थोड़ी बारिश में भी चूंकि सभी जगह का पानी वहां पहुंच जाता है, तो उसको एक दीर्घकालिक योजना के तहत एक बड़ा, चूंकि बाढ़ जो राहत का हमारा केंद्र पटना में चलता है भारत सरकार का, हम वहाँ भी अनुरोध करने वाले हैं कि हमको ऐसी योजना बना दी जाए, सोनाली नदी पर ऐसा तटबंध बनाया जाए जिससे कि वो क्षेत्र हमारा सुरक्षित हो पाए। इसी प्रकार से बस एक था कि भी मंदिरों में जो है ना इतने श्रद्धालु आ रहे हैं कि उनकी क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिरों में, कुछ कर पाएंगे, कुछ उनको रेगुलेट या कुछ ऐसा? नहीं, अब वो दीर्घकालिक योजना पर उस पर भी काम कर रहे हैं, सभी के सहयोग लेकर और जगह के भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, उनसे भी जो है जो चीजें उन्होंने करी हैं किस प्रकार से कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये इच्छा रहती है मन में कि ये भी चिंता है, लोग उस क्षमता से भी अधिक आ रहे हैं, लेकिन हम ये मन में रहता है कि चूंकि पूरा देश आस्थावान लोगों का देश है, श्रद्धा वालों का देश है, और लोग भाग्य से आते हैं जी। एक बार निराश होंगे दोबारा नहीं आएंगे, फिर उनको लौटने नहीं देना, खुश होकर लौटें। नहीं, बिल्कुल हमारा यही प्रयास है और भगवान की कृपा से जो है इसमें हो। और हम भी चाहते हैं कि एक भी भक्त यहाँ से निराश होकर न जाए, बिना दर्शन के न जाए। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है सारी बातचीत का कि उत्तराखंड विकास की जबरदस्त स्पीड से चल रहा है, केंद्र का सहयोग है, आपकी क्षमता है एज यंग चीफ मिनिस्टर, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक। बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।